तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। बच्चों, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इन सारे रिस्पॉन्सेस के लिए। और भैया आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं। वो डायग्राम जो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था वो मैंने आपको समझा दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने आपको सब समझा दिया है। अब जो हम समझाने वाले हैं या अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको एक अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने की थोड़ी सी जरूरत है। क्योंकि अब क्या है ना, बिना प्रोग्रामिंग समझाए, बिना प्रोग्रामिंग करवाए प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाएगा। भैया ये क्यों है? क्योंकि क्या है ना, एक सब्जेक्ट का एक सिलेबस का सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए ही सारी बातें होती हैं, वरना आप इस प्लेलिस्ट को देखना ही पसंद नहीं करेंगे अगर मैं सीक्वेंस में अगर चीजों को नहीं रखता हूं। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, असेंबलर, ये 5 चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि बिना प्रोग्रामिंग को बताए, बिना प्रोग्रामिंग को करवाए ये सब चीजें समझना इतना आसान नहीं है। पर फिर भी मैं बहुत हद तक कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए, ताकि जब आप इन सब चीजों को डिटेल में समझना शुरू करो। और वैसे भी पहली बात तो इंटरप्रेटर और असेंबलर का आपको इस पूरे सिलेबस के अंदर कोई काम नहीं पड़ने वाला, वो भी मैं आपको अभी पहले ही बता देता हूं। पर चलना शुरू करते हैं, हम आपको बताते चलेंगे क्या जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। ठीक है भाई, सबसे पहले समझते हैं लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज भैया जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, चाइनीज और तमिल, तेलुगु, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। और इन लैंग्वेज के अंदर बोलने वाले लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि भैया तमिल बोलने वाले तमिल लोग हैं, तेलुगु बोलने वाले तेलुगी लोग, ये सब तेलुगु बोलने वाले कुछ लोग हैं, मलयालम बोलने वाले कुछ लोग हैं, हिंदी बोलने वाले कम्युनिटी है। अगर मुझे आप सुन पा रहे हो तो ये जो मेरी भाषा आप समझ पा रहे हो, तो बेसिकली आपके दिमाग में मेरी भाषा का ट्रांसलेशन चल रहा है। और वो ट्रांसलेशन क्या कर रहा है, आपको मतलब समझा रहा है। अगर मैंने बोला एक मोटा हाथी झूम के चला, तो मतलब आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई कि एक बड़ा सा हाथी बन गया, उसकी इतनी लंबी सी सूंड बनी और कोई ऐसे ऐसे करके नाच नाच के वो चल रहा है। ठीक है, मैं नाच के तो नहीं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा क्या है, आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होती चली गई। कंप्यूटर के पास भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ एक तरह से लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज क्या होती है भैया, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। कुछ इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में आपको बेसिकली वही रेसिपी बुक मैंने जो एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में दिया था, उसके अंदर आपको एक एक बार लाइन बाय लाइन कुछ लिखा है। कंप्यूटर को बस उसका मतलब समझना है, वो क्या लिखा हुआ है। बस उन्हीं लैंग्वेज की कुछ लेयर होती हैं, कैसे वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बन जाती है। ये कुछ लैंग्वेजेस होती है, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ये इंडिविजुअली क्या क्या होती है मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद डेफिनेशन के तौर पे भी आपको समझ में आ जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल या ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के आसपास रहती है। मतलब भैया हिंदी, इंग्लिश, हाँ बिल्कुल ऐसा ही कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो नियर अबाउट ह्यूमन समझ सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि भाई जो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से ही नहीं होगा उसको नहीं समझ में आएगा कि इंट का क्या मतलब है। हाँ, बेसिकली मैं प्रोग्राम के सिंटेक्स की बात कर रहा हूं। तो जो सिंटेक्स और जो ह्यूमन लिख सकता है, बेसिकली जो जिसमें हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी बन जाती है, वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे सी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, C++, ठीक है भैया, जावा, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और बताओ पाइथन, ठीक है भैया, और बताओ PHP, ठीक है, और बताओ रूबी, और बताओ भैया .NET, ठीक है। इतनी सारी लैंग्वेज है, ये क्या है, सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको पर्टिकुलर डेवलपर, उस फील्ड से रिलेटेड आदमी समझ सकता है। इसको कोई संदेह नहीं इस बात में कि अगर जावा डेवलपर है उसको जावा नहीं आती होगी, बिल्कुल आती होगी। C++ लैंग्वेज वाले समझने वाले को सी आ जाएगी। और इस पूरे सिलेबस को आखिरी तक कंप्लीट करने के बाद सी लैंग्वेज आप लोगों के भी समझ में आने लगेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई है। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के क्लोज रहती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के, इंसान के, मानव के समझने योग्य बन जाती है। ठीक है भैया,
अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली पे मैं भी आता हूं, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो मशीन समझ सकती है। मतलब भैया 0-1 की बात हो रही है, कुछ बात 0-1 की हो रही है, मतलब ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो जो होती है वो कम से कम दो तरह की होती है, ठीक है। एक भैया जो सीधे डायरेक्ट मशीन हार्डवेयर से बात करती हो, सीधे डायरेक्ट, ठीक है, मतलब वो वही वाली बात 0-1 वाली लैंग्वेज जो डायरेक्ट मशीन हार्डवेयर से बात करती है। और एक ऐसी इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो कहीं ना कहीं एक स्टेप बाद मशीन से बात करने लगेगी। एक स्टेप बाद मतलब जैसे एक समझ में आया कि जैसे आप होते ना, लास्ट फ्लोर होता है, जैसे आपको मान लो 12th फ्लोर पे जाना है, तो 11th फ्लोर आपका लास्ट फ्लोर है, उसके बाद सीधा 12th आ जाएगा, वहां अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही लैंग्वेज जब चलना चालू होती है तो उसको एक स्टेप पता चल जाएगा कि भैया इसके बाद तो मशीन लैंग्वेज है, इसके बाद तो 0-1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 0-1 आ जाएगा तो फिर तुम उसको ये वाली लैंग्वेज बोलने लगोगे। लेकिन एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज पे आ जाती है जहां पर अपन अपने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से बात करते हैं, हार्डवेयर से नहीं, 0-1 से नहीं, आर्किटेक्चर से बात करते हैं। आर्किटेक्चर से बात करने का मतलब है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम को यह समझाना कि हार्डवेयर से कैसे बात करनी। चलो मैं आपको एक नॉर्मल बढ़िया से समझाता हूं। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और अपने सीपीयू को यह चीज बताना कि भैया हार्डवेयर से काम कैसे लेना है। हार्डवेयर क्या काम करेगा, हार्डवेयर मेमोरी एलोकेशन करवाएगा, उसको मेमोरी के सीक्वेंस बना देगा, प्रोसेस को एलोकेट करवा देगा, तो ये सब काम उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये वो काम करेगा तो 0-1 के अंदर, पर उसको ये बात समझाना, ये कौन करता है, ये काम भी डेवलपर करता है। अब डेवलपर को तो भैया 0-1 आता ही नहीं है ना, डेवलपर को तो क्या आता है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। एक और इंटरमीडिएट लैंग्वेज बनाई गई जिसे कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज का जो सिद्धांत था वो पूरा निमोनिक बेस था। निमोनिक मतलब सिंबल्स का बेस, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म्स का बेस, मतलब जो भी शॉर्ट फॉर्म्स और निमोनिक बेस थी वो बनी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का काम था आर्किटेक्चर से वार्तालाप करना, मतलब आर्किटेक्चर से कम्युनिकेशन करना। आर्किटेक्चर जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर मेमोरी के अंदर दो नंबर्स को ट्रांसफर करवाना है, वहां आपको बोलना है कि भैया ये दो मेमोरी लोकेशन है, इस पे मुझे 1 और 2 को भेजना है, एक 1 इधर और एक 2 उधर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बोलोगे यहां 1 की कोडिंग कर दो, यहां 2 की कोडिंग कर दो बाइनरी के अंदर, तो ये तो हो गई 0-1 वाली लैंग्वेज। लेकिन अगर ये बात मैं अपने आर्किटेक्चर से बोलूं कि भैया क्या करो, ट्रांसफर कर दो 1 को कहीं पर, मतलब इस मेमोरी का एड्रेस दे दूंगा, या फिर ट्रांसफर कर दो 2 को उस मेमोरी एड्रेस के अंदर। मैंने क्या किया, कुछ निमोनिक कोडिंग कर दी, कुछ इस तरह की कोडिंग जो अभी भी इंसान समझ सकता है, कुछ हद तक समझ सकता है, और ये प्रॉपर 0-1 कोडिंग नहीं हुई। अब असेंबली लैंग्वेज प्रॉपर अपने आप में एक बहुत बड़ी लैंग्वेज की सीरीज है। इसके अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ सिंटेक्स बाउंडेशन होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस सी लैंग्वेज की सीरीज के अंदर असेंबली लैंग्वेज भी पढ़ा दूंगा, बस मैं आपको कुछ कुछ चीजें जैसे बता देता हूं, जैसे ऐड करना हुआ, ठीक है, शिफ्ट करना हुआ, ठीक है, वहां पर कुछ एरो के, कुछ कॉमा के, कुछ कॉलन के, इन सब के कुछ अपने आप में मतलब होते हैं, ठीक है। और ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, इन सब के अपने आप में कुछ मतलब होते हैं जिनकी कोडिंग करी जाती है, और वो नियर अबाउट एक स्टेप पहले आ जाता है किसके, बाइनरी कोडिंग के। मतलब बाइनरी जो अपन 0-1 लिखते हैं उससे बस एक स्टेप पहले की स्टेज होती है जहां पर हम इसे कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो भैया बिना ये बताए, मतलब बिना यहां पर पॉइंट पे आए, मैंने आपको असेंबली लैंग्वेज क्या होता है ये भी बता दिया है। अब ये तो मैंने बहुत ऊपर से आपको, मतलब ऊपर से तो नहीं, आपको बिना किसी नोट्स के ये चीज बताई है। यहां पे ये चीज लिखी हुई है, मैं आपको इनको एक बार ढंग से बता देता हूं। ये क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो होती है क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, इंसान के समझने योग्य जो भाषा हो सकती है उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। पाइथन, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट, C#, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से भैया समझ में आ चुका है, और हम नोट भी इसको कर लेंगे, ठीक है भैया। असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं। असेंबली लैंग्वेज से पहले अपन इसका नाम करते हैं लो लेवल की बात। लो लेवल, हाँ, लो लेवल की बात कर लेते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज की वाली में भैया ये होती है क्लोज टू मशीन कोड, मतलब मशीन जिसको समझ सकती है, और हार्डवेयर स्पेसिफाइड। हार्डवेयर स्पेसिफिक होती है भैया, मेरा हार्डवेयर और आपका हार्डवेयर अलग तरह से 0-1 को समझता है। अलग तरह से मेरा मतलब क्या है,
करेंटली मेरे लैपटॉप में जो फाइल है हो सकता है आपके लैपटॉप में वो ना हो, ठीक है। और जो मेरे लैपटॉप में इस समय वर्किंग हो रही है, जो जो मेमोरीज हैं मेरे यहाँ अलोकेटेड है, आपके यहाँ हो सकता है वो अलोकेटेड नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल भैया हम दोनों के पास 4 GB की रैम है, दोनों के पास है, ये मेरा कंप्यूटर है आपका कंप्यूटर, दोनों के पास 4 GB की रैम है। हो सकता है मेरा इधर का पोर्शन ऑक्यूपाइड है, आपका इधर का पोर्शन ऑक्यूपाइड है, तो क्या ये दोनों सेम हो गए भैया? नहीं सेम हो गए। यहां हो सकता है मेरे पास रिमेनिंग जगह, मान लो 10 जगह मेरे पास रिमेनिंग है, हो सकता है आपके पास 11 जगह रिमेनिंग हो, आपके पास ज्यादा हो सकती है, मेरे पास कम हो सकती है, मेरे पास ज्यादा हो सकती है। तो ये हार्डवेयर स्पेसिफाइड रहती है, रन टाइम पे डिसाइड होती है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से बना के जाऊंगा और उसका मतलब सेम निकलेगा। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि इसका मतलब पूरे थ्रू आउट द मतलब कोडिंग यूनिवर्स सेम रहने वाला है। मतलब C++ के अंदर अगर हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम कहीं लिखा होगा तो उसका मतलब सी इस लैंग्वेज को कोई भी यूज कर रहा होगा उसका मतलब सेम होगा, अलग नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो अपनी लो लेवल लैंग्वेज होती है वो हार्डवेयर पर डिपेंड करती है, हार्डवेयर कंडीशंस सबके लैपटॉप की अलग अलग होती है, ठीक है भैया। सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम कंपनी का सेम मेमोरी लेने वाला लैपटॉप भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से डिफरेंट हो जाता है भैया। बिल्कुल ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बता तो दिया, ये बस मैं आपको ये जो नोट्स हैं उनको थोड़ा सा लिखा दे रहा हूं, क्योंकि एक मेरे को कमेंट आया था बहुत अच्छा सा। उस कमेंट में मेरे को उस लड़की ने ये बोला था कि भैया जो आप पढ़ा देते हो ना, जो आप ऐसे सामने आके बता देते हो, अगर वो चीज हम यहाँ पे मैच करके एक बार आप इसको भी समझा दो, तो जब मैं इसको नोट कर रही होती हूँ ना, जब मैं इसको नोट कर रही होती हूँ तो मुझे बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाता है, मुझे बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप कुछ नहीं किया करो, बस पहले समझा दिया करो, उसके बाद लाइन थोड़ा सा आप क्या लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर वर्ड। जैसे भैया मेरी तो दुनिया ही पलट गई थी जब मुझे ये पता चला कि निमोनिक की स्पेलिंग एम से शुरू होती है। पता नहीं आज सुबह बैठ के मैं 4 बार तेजी से सांस ली लंबी लंबी, तो जब मुझे पता चला निमोनिक की स्पेलिंग एम से शुरू होती है। ठीक है, स्मॉल वर्ल्ड। हाँ भाई ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, जैसा मैंने बताया था। लो लेवल लैंग्वेज के 2 प्रकार होते हैं, एक 0-1 होती है और एक स्टेप पीछे होती है, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं भैया। ये बोलती है ये 1 स्टेप अबव द मशीन कोड। वही वाली बात मैंने जो आपको पिछली स्लाइड में बताई थी कि ये एक स्टेप पीछे होती है, किससे? मशीन कोड से। और ये क्या प्रोवाइड करती है भैया? ये निमोनिक्स, भैया निमोनिक लिखा हुआ है, थोड़ी सी स्पेलिंग रट के जाना, साला एन से मत चालू कर देना, ठीक है भैया, एन से चालू मत कर देना, ठीक है। मैं तो भाई आज से पहले मैं एन से करता था, ठीक है ठीक है। इसका मतलब ये भैया ये ऑलमोस्ट ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अगर कोई अच्छे से असेंबली पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये भैया 0-1 वाली बात है। और मैंने वही बोला था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं या जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, बेसिकली वो हार्डवेयर टू हार्डवेयर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और उनके मतलब हर डिवाइसेस के लिए अलग हो जाते हैं। लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी नहीं होती। ऐसे ही असेंबली जो सीख रहा होगा उसके लिए कोलन का मतलब थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहने वाला है। ऐसे ही C++ और जावा सीखने वाला बंदा, उसके लिए अगर system.out और println का मतलब थ्रू आउट द यूनिवर्स जो जो जावा यूज कर रहा होगा सबके लिए सेम रहने वाला है, ठीक है भाई। इस स्लाइड में अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी गिला शिकवा हो, तो आप करना है उसको, करना क्या, पहले नंबर पे तो आपको क्या करना है, वीडियो को पीछे से थोड़ा करके जहां से समझ में नहीं आया वहां से देखना है, पहला काम। दूसरा काम, फिर भी नहीं समझ में आया तो एक कमेंट छोड़ना है, ठीक। तीसरा काम, 98% केस में आपका कमेंट में ही सारा डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। और तीसरा काम ये है कि अगर फिर भी नहीं होता है तो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा, और तो आपको क्या करना होगा, उस पर जाके मेरे को एक प्यारा सा रिव्यू भी लिख सकते हो आपकी अगर इच्छा हो, ठीक है भाई। लैंग्वेज तो हमें समझ में आ गई भैया। अब हमको थोड़ा सा ना कुछ एक चीज बताओ, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइलर कैसे काम करता है, एक सी लैंग्वेज की फाइल कैसे कंपाइल होती है। इसी बीच में मैं आपको कंपाइलर और लिंकर का भी काम बता दूंगा, जो कि मैं आपको आगे थोड़ा सा नोट्स में भी दिखा दूंगा, रिफ्लेक्ट करा दूंगा कि अच्छा जो मैंने बोला ये रहा, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर मान के चलो, ठीक है, ये होता है एक्सटेंशन, ठीक है, .c एक्सटेंशन सी की फाइल का एक्सटेंशन होता है। अब एक्सटेंशन क्या होता है भैया? एक्सटेंशन की बदौलत से कंप्यूटर को समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्या रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको और अच्छे एग्जांपल का एक्सटेंशन का एग्जांपल देता हूं, जैसे .txt एक्सटेंशन है, ठीक है। अब भैया रखा तो इसके अंदर भी होगा भैया, टेक्स्ट रखा होगा, ठीक है। अब टेक्स्ट तो कंप्यूटर को समझ में आता नहीं है, कंप्यूटर को समझ में आता है 0-1, ठीक है।
समझ में आता है। अब कंप्यूटर को एक्सटेंशन देख के ये चीज समझ में आ जाती है कि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो 01 की कोडिंग है वो टेक्स्ट की कोडिंग है। फॉर एग्जांपल एक चीज और बताओ, मान लो ये MP3 है, ये एक म्यूजिक की फाइल का एक्सटेंशन होता है, इसके अंदर भी 01 की कोडिंग है, ठीक है। पर ये 01 की कोडिंग इस 01 की कोडिंग से अलग कैसे है? ये भी 01 है, ये भी 01 है। मान लो हो सकता है मैं जो 01 ऊपर लिखता हूं वही 01 मैं नीचे भी लिख देता हूं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कंप्यूटर को ये एक्सटेंशन देख के ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। उसको ये पता चल जाएगा कि इस 01 को मुझे म्यूजिक की तरह ट्रीट करना है और इस 01 को मुझे टेक्स्ट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है भैया। ये भी समझ में आ गया। और बताओ, एक आध और बताओ, ठीक है। और बताते हैं कि जैसे डॉट और क्या होता है भैया, JPG, ठीक है। और बताओ भैया, एक होता है डॉट MP4, ये वीडियो का एक्सटेंशन होता है और ये इमेज का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। इसके अंदर भी 01 है, इसके अंदर भी 01 है, सेम 01 लिखा हुआ है। मान लो एक बार के लिए मान लो दोनों में सेम 01 है। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये 01 है और ये 01 है, दोनों ही अलग अलग हैं? क्योंकि उसको तो सिर्फ 01 दिख रहा है ना, उसको ये थोड़ा मालूम है कि अंदर फोटो बनी हुई है आपकी और मूवी चल रही है किसकी, विक्की कौशल की। तो उसको कैसे पता चला? उसको तो भाई 01 दिख रहा है, उसको इस एक्सटेंशन को देख के ये चीज समझ में आ जाएगी कि इसकी मुझे डिकोडिंग, इसकी कोडिंग मुझे समझनी है किसके पर्सपेक्टिव से, एक मूवी के पर्सपेक्टिव से, एक वीडियो के पर्सपेक्टिव से समझना है कि 01 का मतलब एक मूवी होनी चाहिए और इस JPG का मतलब, इस 01 का मतलब एक इमेज के पर्सपेक्टिव में कहा जा रहा है। ये कंप्यूटर को समझ में आ जाता है, ठीक है भाई। ये तो थोड़ी सी बात हुई ऐसी कि आपको समझाना चाहिए था मुझे कि एक्सटेंशन क्या होता है। एक अलग वीडियो में इस चीज को ले जाने से अच्छा है यहां मैंने बहुत अच्छी प्यारी तरीके से समझा दिया है। ऐसे ही C फाइल का एक्सटेंशन होता है .C। इसको देख के कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि इसके अंदर भैया C का कोड लिखा होगा, ठीक है भाई। आ गया समझ में, ठीक है। C की फाइल सबसे पहले क्या करती है भैया, सबसे पहले एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे जाती है। वहां पर क्या होता है, हेडर फाइल नाम की कुछ फाइल्स होती हैं जहां पर क्या होता है, हैश स्टेटमेंट्स का जो है डिक्लेरेशन रखा रहता है। कहां क्या रहता है, डिक्लेरेशन, ठीक है। हेडर फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स के अंदर हैश स्टेटमेंट जो भी होते हैं, हैश स्टेटमेंट क्या होते हैं C के अंदर मैं आपको बताऊंगा। हैश स्टेटमेंट्स का डिक्लेरेशन रहता है, यहां से उस डिक्लेरेशन को वो डिकोड करता है और एक इंटरमीडिएट फाइल बना लेता है। ये इंटरमीडिएट फाइल क्या होती है, इस इंटरमीडिएट फाइल को जाना पड़ता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या करता है, इसके अंदर लिखे हुए कोड को, इसके अंदर लिखे हुए कोड को ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसका एक्सटेंशन होता है .obj एक्सटेंशन होता है, ठीक है भैया। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है? अब ऑब्जेक्ट फाइल बेसिकली एक ऐसी फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल एक ऐसी फाइल है जो आपके प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करने वाली है। करने वाली है का मतलब क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, अगर ये ऑब्जेक्ट फाइल जो है, ऑब्जेक्ट फाइल अगर आप, ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है वो ऑब्जेक्ट फाइल आपके प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट रहती है। C लैंग्वेज के केस में भैया आपका जो होता है ऑब्जेक्ट फाइल प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट रहती है। ये एक इंटरमीडिएट फाइल है, ठीक है। दोबारा बताते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है। ऑब्जेक्ट फाइल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी कोडिंग बाइनरी की हो चुकी है। 01 की ऑलमोस्ट सारी कोडिंग हो चुकी है। बचा है तो क्या बचा है, हमने क्या किया था इस स्टेप में, किया था हेडर फाइल से लाई हुई चीजों का डिक्लेरेशन देखा था। पर इसके अंदर उस हेडर फाइल्स का मतलब मीनिंग अभी तक समझ में नहीं आया है कंपाइलर को। मतलब बेसिकली जब ये चीज रन होने लगेगी तो उसको रन होने के लिए इन मीनिंग्स की जरूरत होती है, कुछ मीनिंग की जरूरत होती है। अभी भी कुछ मतलब क्लियर नहीं है इस ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर। और ये ऑब्जेक्ट फाइल क्या होगी, लिंकर के साथ लिंक करेगी और इन हैश स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या होगा भैया, लाइब्रेरी फाइल से आएगी, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल से आएगी और लाइब्रेरी फाइल से आने वाले मीनिंग मतलब और यहां पर रखे हुए जो ऑब्जेक्ट फाइल है, जो जितनी भी आधी अधूरी जितनी बनी है, वो दोनों लिंक होकर एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाने वाली है। एग्जीक्यूटेबल फाइल बेसिकली अपना ऐप होता है, एप्लीकेशन होता है जो हमें फाइनली कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट कराना पड़ता है और इसकी कोडिंग 01 के अंदर हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इसको समझने के लिए कंप्यूटर को किसी भी तरह के सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझ सकता है, ठीक है भाई। आया समझ में, ठीक है। अब इसका मोटा मोटा जो सार है इस पूरे यूनिट, इस वीडियो का जो होना चाहिए वो मोटा मोटा सार क्या है भैया, मोटा मोटा सार तो ये है
कि हमको यहाँ पर समझने का सिद्धांत क्या लगाना था, एक तो कंपाइलर समझना था और एक लिंकर समझना था यहाँ पे, क्योंकि ये आपके इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला था। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर अपने जो सोर्स फाइल होती है, सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। पहला पॉइंट क्या भैया, डॉट सी फाइल को, सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। एक पॉइंट हो गया कंपाइलर का, खत्म। ठीक है भैया। और क्या भैया, ये दूसरा पॉइंट है कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम करता है। भैया बात तो सेम है, लेकिन एग्जाम में तो लिखोगे ना, एग्जाम में लिखोगे तो एग्जाम में लिखने के लिए बात आ गई समझ में। ये 2 पॉइंट लिखे हुए, आगे की अगली स्लाइड्स के अंदर मैं आपकी डेफिनेशन भी क्लियर कर दूंगा भैया। ठीक है। अब भाई लिंकर क्या होता है, ठीक है, ये चीज कंपाइलर के बारे में समझ में आ गई। और लिंकर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, लिंकर लाइब्रेरी फाइल्स में रखे हुए मतलब को लिंक कर देता है ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर अभी भी जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको लाइब्रेरी फाइल से लेके आता है और लिंक करके क्या बना देता है, EXE फाइल, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब बाइनरी फाइल। खत्म बात। ठीक है। ये बात जो मैंने बोली आपको अभी डेफिनेशन में मस्त दिखाई दे जाएगी, वहां पर और अच्छे से थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इस स्लाइड में मैंने आपको कंपाइलर के बारे में और लिंकर के बारे में बता दिया है भैया। ठीक है भाई। अब हमको जरा सा ना असेंबलर के बारे में भी बता दो और लोडर के बारे में बता दो, क्योंकि ये इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। और डेफिनेशन तो मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बताता चला जाऊंगा, मतलब जो जिस तरह का मेरा स्टाइल होता है कि पहले समझा देना, उसके बाद नोट करवा देना, ताकि आपको जिंदगी में अच्छा लगने लगे। असेंबलर नाम का क्या प्राणी क्या होता है, या जो भी ये चीज होती है क्या होती है, मैंने आपको इससे पहले अभी लो लेवल लैंग्वेज का एक टाइप बताया था जिसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो निमोनिक्स की स्पेलिंग एम से शुरू होती है पहली बात तो निमोनिक्स जो होते हैं, सिंबल्स बेसिकली निमोनिक्स कुछ तरह के एक एब्स्ट्रैक्टेड वर्ड्स होते हैं, जैसे ऐड हुआ, ठीक है, अब कोलन हुआ, इनके कुछ मतलब होते हैं अपने आप में, ये निमोनिक्स हैं, ये सिंबल्स हैं कुछ, ठीक है, इनका यूज करके उस असेंबली लैंग्वेज को लिखा जाता है। तो उस असेंबली फाइल को, अब मैंने एक चीज और बताई थी कि जो असेंबली फाइल होती है वो 1 स्टेप बिफोर होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल के, मतलब बाइनरी फाइल के। तो असेंबलर यही काम करता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर असेंबली फाइल को बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब वो जो एक स्टेप हम रोके हुए थे, अब वो एक स्टेप आगे बढ़ने का समय आ जाता है अगर वो असेंबली फाइल असेंबलर के पास चली जाती है। तो बिल्कुल बात समझ में आई, क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई। असेंबलर क्या करता है, असेंबली फाइल को बाइनरी फाइल के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर देता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। तो इस स्लाइड में हमने 2 चीजें और एक चीज और पढ़ी, क्या हुआ भैया, वो असेंबलर पढ़ लिया। ठीक है भाई, असेंबलर पढ़ लिया हमने। ठीक है भाई, ठीक है। अब भाई लोडर क्या होता है, देखो लोडर का जो काम होता है वो मैं आपको कई बार पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जब भी कोई फाइल, उसको सीपीयू चाहिए होता है, उसको अटेंशन चाहिए, उसको एग्जीक्यूट होना है, तो उसको सबसे पहले रैम के अंदर आना अनिवार्य है। रैम के अंदर नहीं आओगे तुमको अटेंशन नहीं मिलेगा, तुम लोगों को जो भी उस फाइल को है उसको काम करने का मौका नहीं मिलेगा, उसको पहले रैम के अंदर आना पड़ेगा। तो उस फाइल को, अब वो फाइल हो सकता है हार्ड डिस्क फाइल के अंदर रखी हो सकता है उसको आपने पेन ड्राइव से अलग से इंसर्ट किया हो, तो उस फाइल को उस हार्ड मेमोरी से पहले हमारी प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी के अंदर आना पड़ेगा, और ये काम करता है हमारा लोडर। ठीक है, लोडर क्या करता है, हमारी एप्लीकेशन को, हमारे उस ऐप को, उस फाइल को जो एग्जीक्यूट होनी है, उस प्रोसेस को जिस पे काम होना है, उसको भैया कहां पर, हमारी मेन मेमोरी, कहां पर, मतलब रैम, ठीक है, इसके अंदर लेके आना है। तो कौन लाता है भैया, लोडर लेके आता है। लोडर किसको, इस फाइल को क्या करेगा, यहां पर मेमोरी अलोकेट करवाएगा, ठीक है, जितनी भी मेमोरी उसको रिक्वायर्ड होगी वो मेमोरी अलोकेट करवाएगा, और बस इतना काम होता है लोडर का। अब यहां से निकालने का काम लोडर का नहीं है, लोडर का काम केवल लोड करना है। अब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहां से कौन बाहर फेंकता है वो अपना टॉपिक नहीं है, अपन को केवल असेंबलर, लिंकर, लोडर और कंपाइलर, एक चीज होती है इंटरप्रेटर, अभी मैं आपको बताता हूं वो क्या होती है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। मैं 2 बार पीछे हट जाता हूं, अब इस डायग्राम में जो मैंने लिखा था उसको नोट कर लेना। ठीक है भाई, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं।
तो वही जो चीज मैंने आपको बोली आपकी जिंदगी आसान करने के लिए मैं थोड़ा सा लिख के ले आया हूं, और आपको कुछ नहीं करना है। वो जो दीदी ने मेरे को बोला था कमेंट में, उसका मैं थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए उनको इस चीज को मैं एक बार रीड करके और जो भी होता है जो मैंने बोला उसको थोड़ा सा दिखा देता हूं। असेंबलर क्या करता है, एक टूल है जो कि कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। यही जो मैंने बोला था वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या होती है, निमोनिक फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है भैया। ये 2 पॉइंट्स हैं भैया, ये आपने समझ लिए होंगे, ठीक है। ठीक है, असेंबलर का काम। अब असेंबलर अगर मान लो एग्जाम के अंदर आ जाता है तो आपको शुरुआत लिखने की पता है कहां से करनी है, असेंबली लैंग्वेज से करनी है। समझ रहे मेरी बात? असेंबलर अगर लिखने को एग्जाम में आया तो शुरुआत करनी है भैया, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। फिर असेंबली लैंग्वेज को बताना है, फिर असेंबली लैंग्वेज के बाद आपको असेंबलर को बताना है, फिर आपको बताना है कि बाइनरी फाइल क्या होती है, फिर आपको बताना है असेंबली फाइल असेंबलर से कन्वर्ट होकर बाइनरी फाइल में कन्वर्ट होती है। अब ये करते करते आपके 3 पेज भर जाएंगे और एग्जामिनर आपको मस्त पूरे पूरे नंबर पटक के चला जाएगा। जितने भी नंबर का 7 का होता है तो 7, 10 का होता है तो 10, ठीक है, 15 का होता हो तो 15, मतलब 15, और मान लो 40 का पेपर 80 का पेपर होता तो 80 पूरे नंबर फेंक के चला जाएगा अगर आपने जो मैंने बोला उस तरह से अगर आपने एग्जाम में लिख दिया तो भैया जी, लिख दिया तो। ठीक है भाई, कंपाइलर देख लेते हैं। कंपाइलर भैया कुछ नहीं करता, ट्रांसलेट करता है। क्या ट्रांसलेट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, मतलब सोर्स फाइल को, .c फाइल को, सोर्स फाइल को मशीन इंटरमीडिएट कोड में चला जाता है। इंटरमीडिएट कोड मतलब उसको बाइट कोड कहते हैं, ठीक है। बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, मतलब जो .c या फिर अपना सोर्स फाइल जो होती है उसको कहां पर भैया, .obj बाइट कोड फाइल पे, बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सोर्स कोड को बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब बाइट कोड क्या होता है मैंने आपको बताया था, बाइट कोड कुछ ऐसे आधे अधूरे कन्वर्ट किए हुए कुछ ऐसे फाइल होती है जहां पर आधा अधूरा काम हो चुका है, बस कुछ काम और बचा हुआ है, वो हो जाए। तो अब वो आधा अधूरा काम क्यों है, क्योंकि उसको अभी इंतजार है कुछ ऐसी लिंकिंग का जिससे उसका मतलब कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अभी इंतजार है किसी का आपकी जिंदगी में आने का ताकि आपकी जिंदगी में रंग भर जाए। तो बेसिकली हम लोग भी एक बाइट कोड की तरह ही हैं जैसे, ठीक है। मेरी भावनाओं को समझते रहना, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया, ठीक है भाई, ठीक है। अब कंपाइलर के बारे में एक बात अभी समझ लेना, इसके बाद मैं आपको इंटरप्रेटर के बारे में बताऊंगा ताकि वो जो बात है वो एकदम सही हो जाए। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को एक बार में ट्रांसलेट करता है, एक बार में समझता है, एक गो के अंदर पूरा समझता है और उसको कंपाइल करते टाइम उसी वक्त एरर निकाल देता है। अगर मान लो कंपाइलर आपने एक सोर्स फाइल कंपाइलर को दी, वो क्या करेगा, एक बार में पूरी फाइल को रीड करेगा, उसमें से सारे एरर को एक तरफ निकाल के आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखा देगा कि ये आपके एरर है। मतलब 1 गो के अंदर पूरी फाइल को स्कैन कर लेता है, ठीक है भाई। इसको नोट कर लेना यार, इसको नोट कर लेना, उसके बाद मैं इंटरप्रेटर बताऊंगा तो इस मतलब जो मैंने अभी आपको बताया इस बात का मतलब अभी मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं गुरु, ठीक है भाई। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर बिल्कुल सिमिलरली कंपाइलर जैसा काम करता है, ठीक है भाई, कंपाइलर जैसा ही होता है, पर उसका वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्या होती है, थोड़ी सी अलग होती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर यही है कि कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को एक साथ एक बार में एनालाइज करके सारे एरर एक साथ फेंक देता है, सारा का सारा काम एक बार में 1 गो में कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता चलता है, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि बिना किसी सुनवाई के सीधे फांसी की सजा, मतलब एक लाइन पढ़ी एग्जीक्यूट, एक लाइन पढ़ी एग्जीक्यूट, एक लाइन पढ़ी एग्जीक्यूट, एक एक करके काम करना शुरू करता है, ठीक है भाई। यही बात लिखी हुई है यहां पे कि भैया क्या करता है, इंस्टीड ऑफ ट्रांसलेटिंग एंटायर प्रोग्राम, मतलब एक पूरे के पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के बजाय इट ट्रांसलेट एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन। बस ये बात याद रखना, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता हुआ चलता है, ठीक है भैया, और तत्काल प्रभाव से उसको क्या कर देता है, एग्जीक्यूट भी कर देता है, ठीक है। ये भी चीज समझ में आ गई, इसको भी लिख लेना है अभी अपन को, मैं आपको जगह दे दूंगा लिखने की, ठीक है भाई, ठीक है। लोडर के बारे में पढ़ते हैं। लोडर भी यही होता है, सिविल लोडर क्या करता है भैया, लोडर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव फाइल को मेमोरी में लोड कर देता है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, ठीक है। लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी, ठीक है, यही बात लिखी हुई है। लोडर क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है।
लोडर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। जो मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल को लेके आना, फाइल को वहां से भगाना। तो फाइल को लेके आने का काम करता है लोडर। ठीक है भैया, लोड एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि एप्लीकेशन फाइल होती है, और वो मेमोरी के अंदर लाने के लिए, काय के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, ये भी चीज मैंने बता दी है दीदी, अगर आप इस वीडियो को देख रही हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपने बोला था वो बात आपकी सराखों पर चली गई है। ये थोड़ा सा नीचे नीचे दिख रहा है आपको, लिंकर में बता देता हूं। ठीक है, या पहले आप इसको नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो, ताकि क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा सा नीचे नीचे चला गया, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा लिंकर। इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको लिंकर बता देता हूं। ठीक है, नोट करवा दूंगा लिंकर भी। ठीक है, ठीक है। लिंकर क्या होता है, लिंकर एक टूल है, लिंकर एक टूल है जो ऑब्जेक्ट फाइल को कंबाइन कर देता है। किसके संग कंबाइन कर देता है भैया, सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल को बनाने के लिए। मैंने बताया था क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है उसको लिंकर क्या करता है, कंबाइन कर देता है। किसके साथ कंबाइन कर देता है, लाइब्रेरी फाइल में रखे हुए मीनिंग्स के साथ। लाइब्रेरी फाइल में रखे हुए मीनिंग के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, EXE फाइल बना देता है। ठीक है, EXE फाइल मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब बाइनरी फाइल। ठीक है, बाइनरी फाइल बना देता है। ठीक है, ये काम होता है लिंकर का। और क्या करता है, ये रिजॉल्व करता है एक्सटर्नल फंक्शन वेरिएबल्स एंड स्प्रेड अक्रॉस द डिफरेंट। ये वही मतलब, ये बात वही लिखी हुई है, ये रिजॉल्व कर देता है। बेसिकली रिजॉल्व करने का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि इस ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कुछ ऐसे मीनिंग्स हैं जो अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है, तो उनको रिजॉल्व करने का काम करता है। यहां वही लिखा हुआ है, रिजॉल्व द रेफरेंसेस टू द एक्सटर्नल फंक्शन। कुछ बाहर से फंक्शन लाने थे अभी, जो अभी तक नहीं लाए गए हैं। वही मैंने बोला था ना, हेडर फाइल के अंदर कुछ ऐसे मीनिंग के डिक्लेरेशन रहते हैं। ठीक है, जब मैं सी का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या डिक्लेरेशन रहते हैं। पर आप इतना मान के चलो कि यहां पर कुछ ऐसे मतलब है, कुछ एक्सटर्नल फंक्शंस के मीनिंग है जो यहां अभी आने बचे हैं, उनको कर देता है रिजॉल्व। ठीक है, एक्सटर्नल फंक्शंस को, एक्सटर्नल वेरिएबल्स को, ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस द डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल। बहुत सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स, मतलब जो इस लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर रखी हुई हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे मतलब हैं जो यहां पर अभी नेसेसरी है, जहां पर जरूरत है भैया, इनकी आवश्यकता इस फाइल के अंदर है। तो लिंकर क्या करेगा, इन दोनों को लिंक कर देगा। ठीक है, लिंक कर देगा। ये ऑब्जेक्ट फाइल है बेसिकली, इसके अंदर कुछ ऐसे मतलब है जो नहीं मालूम अभी कि क्या मतलब क्या उसकी कोडिंग होने वाली, बिल्कुल नहीं मालूम। उसकी कोडिंग करने के लिए लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर से उन मीनिंग्स को लिंकर के अंदर लाके और रिजॉल्व कर दिया जाता है, और लास्ट में बाइनरी फाइल को बना दिया जाता है। और बोल बोल के मेरे अपना गले में दर्द होने लगा है। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करना, आपको ये लिंकर जो लिखा हुआ है, लिंकर को नोट कर लेना है, ताकि आपको थोड़ा सा एग्जाम में लिखने को और मजा आने लगे। लिंकर को नोट कर लो, क्योंकि लोडर को और इंटरप्रेटर को आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है ध्रुव, ठीक है भाई। तो एक बात और मैं आपको बोल देता हूँ कि जो मैथमेटिक्स 1 का जो कोर्स है, पेन दूसरा ले लूँ, चलो दूसरा लेता हूँ। मैथमेटिक्स 1 का जो कोर्स है किसका, अपना AKTU का, वो कहाँ पर मिलने वाला भैया आपको, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन नाम के ऐप पे मिलने वाला है। कितने रुपए मिलने वाला है, लगभग 500 रुपए के आसपास मिलने वाला है। ठीक है, 1 रुपए का डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा डिस्काउंट है भैया, मजा ही आ गया। ठीक है, कोई डाउट होगा तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना है, तब देखना है। दूसरा, आपको कमेंट करके भी पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, और हो सकता है आप मेरे से, अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा ही अच्छे से बातचीत होने लगी अपनी, तो आप पंडित जी _online ये नाम का मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इस पे जाके आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, अपने गिले शिकवे दुख दर्द के संग बांट सकते हैं। एक और अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ, DSA और कोड जावा अगर आपको मुझसे पढ़नी है, ठीक है, कोड जावा DSA अगर आपको मुझसे पढ़नी है, तो आपको एजुकेशन पॉइंट कोडिंग नाम के एक चैनल पे ये चीज कुछ ही दिनों बाद मिलने वाली है। ज्यादा देर इस चीज को नहीं रह गई है बस। और DSA अगर C++ में आपको देखना है, तो सेम चैनल के ऊपर सचिन सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, HTML, CSS और JS के बारे में जो फंडामेंटल नॉलेज है वो आपको आर्यन सर देने वाले हैं सेम चैनल के ऊपर। और पाइथन के बारे में आपको बताने वाले हैं आदित्य पाटिल सर, सेम चैनल के ऊपर, और बिल्कुल फ्री। कितना, एकदम मुफ्त में ये सब मिलने वाला है। ठीक है, एक ढेले भर का भी चार्ज आपको इसके ऊपर पे नहीं करना है गुरु। बवाल चीज है बे, है ना जी। इतना बोलने के बाद मेरे गले में तो दर्द हो ही चुका है, आपके सिर में भी होने लगा होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस चीज को खत्म करते हैं।
ठीक है, नोट्स वोट्स बनाते रहना। इसके बाद आपके लिए जिंदगी में और कुछ नहीं, सूडो कोड एल्गोरिदम वगैरह बची हैं। उसके बाद कुछ नहीं, सी की हिस्ट्री विस्ट्री जानेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह समझेंगे और ये यूनिट हम वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर अभी आपको क्या होगा ना, अभी अगले लेक्चर में मैं आपको एल्गोरिदम सूडो कोड के बारे में बताऊंगा। फिर उसके ऊपर लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है जिसके अंदर मेरे को सूडो कोड से प्रोग्राम का और प्रोग्राम से एल्गोरिदम इन सब का कन्वर्जन करना है। ये चीज अभी इतनी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको प्रोग्राम की नॉलेज ही नहीं है। आपको मैंने बताया ही नहीं प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो ये चीज हम बिटवीन द सीरीज, पूरी सीरीज में हम कहीं ना कहीं करते रहेंगे कि सूडो कोड से या एल्गोरिदम से प्रोग्राम को कैसे बनाया जाए। ठीक है भैया, अभी से क्यों बता रहे हो ये चीज, ताकि आप अगली वीडियो में आओ और हैरान परेशान होके शुरुआत से वीडियो को ना देखो, इस वीडियो को लास्ट में थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।